राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा कर रही हूँ कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा। तो आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर को। अभी सभी परीक्षाएं नज़दीक है, तो तथ्यों को पढ़ने से और पुस्तकों को पढ़ने से वो विकल्पी और विस्तृत दोनों प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी हो जाती है। तो आप भी मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए और अपने हाथों से प्रश्न बनाइए और अपने हाथों से उत्तर लिखने का प्रयास करिए। तो इससे क्या होगा, अच्छी तैयारी होगी। जो आप लिखेंगे खुद से वो कभी भूलेगा नहीं। तो चलते हैं, पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। तो दिनकर जी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्याकाश के सूर्य हैं और इनका जन्म 1908 में हुआ, मृत्यु 1974 में। उन्होंने अपनी काव्य कला रूपी ज्योति से संपूर्ण हिंदी साहित्य को आलोकित कर दिया। जिस प्रकार दिनकर जन जीवन में जागरण और कर्म का संदेश देता है, उसी प्रकार कविवर दिनकर ने भी अपनी काव्य कृति रूपी किरणों से हिंदी को राष्ट्रीय जागरण और कर्म का संदेश प्रदान किया है। तो जीवन परिचय क्या है इनका? तो ये इनका जन्म हुआ है बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के अंतर्गत सिमरिया नामक ग्राम में 30 सितंबर 1908 को, किसान परिवार में। 1933 में पटना विश्वविद्यालय से बीए का परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात कुछ दिनों के लिए माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। इसके बाद दिनकर जी ने 1934 में सरकारी नौकरी में आए और सब रजिस्ट्रार बन गए। बाद में वे ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किए गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक इसी पद पर कार्य करते रहे। कुछ समय तक उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। रामधारी सिंह दिनकर को सन 1952 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, जहां वे 1962 तक रहे, 10 साल। कुछ समय तक दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उसके पश्चात वे भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे समय तक हिंदी के संवर्धन और प्रचार प्रसार में कार्यरत रहे। दिनकर जी, जो कि साहित्यिक प्रतिभा एवं सेवा को सम्मान देते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। दिनकर जी को उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि भी प्रदान की। इसके पश्चात 1972 में उनके बहुचर्चित काव्य उर्वशी पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। उन्हें अपने युवा पुत्रों की मृत्यु से बड़ा धक्का लगा। इस प्रकार यह कलाकार सरस्वती का अमर आराधक रहा। सन 24 अप्रैल सन 1947 ईस्वी को इस नश्वर संसार से इन्होंने 1974 ईस्वी को इन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ले लिया। तो इनकी साहित्यिक योगदान क्या है? रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल के महान कवि थे। छायावाद के नहीं थे, छायावादोत्तर काल, जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा भी कहा जाता है। उनकी काव्य प्रतिमा अद्भुत थी। उनकी कविताओं में अतीत के प्रति प्रेम तथा वर्तमान युग की दयनीय दशा के प्रति असंतोष है। उनका मुख्य विषय अतीत का गौरव गान है तथा प्रगति और निर्माण के पथ पर अग्रसर होने का संदेश देना है। वैसे दिनकर जी की अधिकांश कविताओं में देश प्रेम की भावना जागृत है। दिनकर जी शक्ति और पौरुष के कवि हैं। उन्होंने अपनी प्रखर लेखनी से सर्वप्रथम हिंदी कविता को छायावाद के सम्मोहन से मुक्त किया और उसमें राष्ट्रवादी तथा प्रगतिशील विचारों को स्थान दिया। सत्यता यह है कि दिनकर जी आरंभ से ही लोक के प्रति समर्पित कवि रहे। नवीन चेतना और जनमानस में देशभक्ति की लहरें उठाने वाले दिनकर जी अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी लेखनी में ऐसी शक्ति है जो धूल को भी स्पर्श करके सोना बना देती है। इस प्रकार काव्य संसार की विकास यात्रा में दिनकर जी का अपूर्व योगदान है। इनकी कृतियां, रचनाएं क्या हैं? तो रचनाएं हैं रेणुका। यह दिनकर जी का प्रथम प्रकाशित कविता संग्रह है। इसमें कवि ने अपने युग की परिस्थितियों के विविध चित्र प्रस्तुत करते हुए अपने हृदय में सोई हुई विद्रोह की चिंगारी का प्रथम परिचय दे दिया है। हुंकार क्या है? यह दिनकर जी की राष्ट्रीय और क्रांतिकारी कविताओं का संग्रह है। रसवंती है प्रेम और श्रृंगार संबंधी कविताओं का संग्रह है। द्वंद्व गीत, इसमें कवि के आध्यात्मिक मुक्तक संग्रहित हैं। सामधेनी, यह सामाजिक चेतना, स्वदेश प्रेम तथा विश्व वेदना संबंधी कविताओं का संकलन है। कुरुक्षेत्र, महाभारत की व्यथा को आधार बनाकर शांति और युद्ध की समस्या पर विचार करने वाला प्रसिद्ध काव्य है। रश्मिरथी, महाभारत के वीर कर्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। उर्वशी, यह दिनकर जी का विख्यात महाकाव्य है।
इसमें उर्वशी और पुरूरवा की पौराणिक प्रेम कथा को कवि ने नवीन चिंतन के साथ प्रस्तुत किया है। परशुराम की प्रतीक्षा सन 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के संदर्भ में लिखी दिनकर जी की अति ओजपूर्ण काव्य कृति है। तो यह प्रश्न एक बार आया हुआ था कि कौन सी कविता, जो ऑप्शन दिया हुआ था कि भारत पर चीन के आक्रमण के संबंध में लिखी गई है, तो यह परशुराम की प्रतिज्ञा है। इसके अतिरिक्त दिनकर जी की चक्रवाल, धूप छाँव, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, बापू, इतिहास के आंसू, चक्रवाल, धूप छाँव, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, बापू, इतिहास के आंसू आदि अनेक काव्य कृतियाँ हैं। दिनकर जी की गद्य रचनाओं में इनका प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय उल्लेखनीय है। तो इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? दिनकर जी की कविता में अनुभूति और अभिव्यक्ति का सुंदर समन्वय है। वे क्रांतिकारी कवि हैं। यही कारण है कि उनके विद्रोहशील व्यक्तित्व को अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियां दिखाई दी, उन्हें मिटाने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जैसी कथा काव्यों की रचना की। पहली रचना कुरुक्षेत्र तो वस्तुतः कथा काव्य नहीं वरन विचार काव्य है, क्योंकि उसमें हिंसा और अहिंसा की विचारधाराओं का द्वंद्व प्रदर्शित किया गया है। रश्मि रथी में सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध वीरकर्ण का आख्यान है। जागृत पुरुषार्थ के कवि दिनकर शांति प्रियता पर अहिंसा की आड़ में फैलने वाली निर्भीयता और अकर्मण्यता को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए घातक मानते हैं। उनके व्यक्तित्व का यह प्रखर स्वरूप चीनी आक्रमण के समय प्रज्वलित हो उठा था और उन्होंने प्रदेशवासियों को ललकारते हुए परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक रचना उपस्थित की थी। तो इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं कि अनुभूति और अभिव्यक्ति का सुंदर समन्वय है और विद्रोहशील व्यक्तित्व को अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियां दिखाई दी, उन्हें मिटाने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जैसे कथा काव्यों की रचना की है। और फिर क्या, दिनकर ने अपनी रचनाओं में अपनी विद्रोहशील मनोवृत्ति और सौंदर्य चेतना को वाणी देने के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रवृत्तियों को भी अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनके नीम के पत्ते संकलन में आज के राजनेताओं पर बड़े तीखे व्यंग है। दिनकर जी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। वे राष्ट्रीयता को सबसे बड़ा और महान धर्म मानते हैं। उनकी रचनाएं त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण हैं। सत्यता यह है कि उन्हें राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित अपनी काव्य प्रतिभा के कारण भारतीय लोकप्रियता प्राप्त हुई और उन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाने लगा। दिनकर जी को प्रायः वीर रस का कवि माना जाता है, परंतु उनके काव्य में श्रृंगार, करुण और भयानक रस को भी विशेष महत्व प्रदान किया गया है। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य की भावना का भी दर्शन होते हैं। उनके काव्य में मानवीय रूप सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य और कर्म सौंदर्य के अनेक चित्र उपलब्ध होते हैं। उनकी प्रेम भावना लौकिक न होकर अलौकिकता की ओर उन्मुख है। दिनकर जी मानवतावादी कलाकार हैं। दिनकर जी के काव्य में प्रगतिवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। उनकी कविता में गरीबों के प्रति सहानुभूति और पूंजीवाद के प्रति आक्रोश है। उन्होंने अपनी यथार्थ लेखनी से किसानों और मजदूरों की दयनीय दशा तथा शोषक पूंजीपतियों के अत्याचारों का वर्णन किया है। उनकी प्रगतिवादी विचारधारा मुख्य रूप से हिमालय, तांडव, कस्य देवाय आदि रचनाओं में उजागर हुई है। दिनकर जी नियतिवादी की अपेक्षा कर्मवादी हैं, इसलिए उनके काव्य में शक्ति और पौरुष को महत्व प्राप्त हुआ है। दिनकर जी के काव्य की भाषा परस्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली है। उनकी भाषा पर संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रभाव है। उनकी भाषा विषय और भाव के अनुकूल ओजपूर्ण एवं प्रवाहपूर्ण है। साथ ही उसमें चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता और मनोहारिता है। दिनकर जी भाषा के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की शैलियों को अपने काव्य में स्थान दिया है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी उनके श्रेष्ठ प्रबंध काव्य हैं। दिनकर जी ने मुख्य रूप से अपने काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, स्मरण, संदेह आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए नहीं, अपितु भावों को प्रखरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। दिनकर जी ने विविध प्रकार के छंदों का सुंदर प्रयोग किया है।
दिनकर जी माँ भारती के अमर गायक हैं। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी वाणी से सोती हुई भारतीय जनता में चेतना का संचार किया। उनकी वाणी में ओज और भावों में क्रांति की ज्वाला है। उनकी कविता में क्रांति, ओज और प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित है। दिनकर जी भारतीय संस्कृति के रक्षक, राष्ट्रीय प्रहरी, क्रांतिकारी चिंतक, गरीबों के मसीहा और अपने युग के सच्चे प्रतिनिधि कवि हैं थे। उनका हिंदी के राष्ट्रीय कवियों में विशिष्ट स्थान है। तो इनकी भाषा क्या है? परिष्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली है और तत्सम शब्दावली का प्रभाव है इनकी भाषा पर, और चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता और मनोहारिता भी है। भाषा मर्मज्ञ है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया है। तो आइए कुछ प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहले थोड़ी कविताओं को देखते हैं। ये कविता है पुरूरवा, और प्रस्तुत पुरूरवा अंश दिनकर जी के उर्वशी नामक महाकाव्य के तीसरे अंग से उद्गृत है। यहाँ पुरूरवा के इस कथन में इस सत्य पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि जो मेधावी, परम प्रतापी एवं प्रचंड शक्तिशाली पुरुष कठोर आघात को सहज सह लेता है, वह नारी के सौंदर्य एवं प्रेम के समक्ष आत्मसमर्पण क्यों कर देता है। तो यह जो कविता है, मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर संदन चलाता हूँ। यह कविता बहुत बार पूछा हुआ है। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप से नारी उससे मुस्कान से। बहुत सुंदर कविता है पुरूरवा। तो उर्वशी महाकाव्य से लिया गया तीसरे अंक से। जिनको पढ़ना है भाई बहन को रुक के पढ़ सकते हैं। अगला है उर्वशी का ही उर्वशी है। यहाँ उर्वशी तीसरे अंक में पुरूरवा को आत्म परिचय देती हुई अलौकिक सौंदर्य संपन्न उर्वशी कहती है, प्रणय और सौंदर्य प्रिय नर के अतृप्त हृदय से मेरा उद्भव हुआ है तथा दुर्दांत जीव मुझे देखकर कोमल और सरस हो जाते हैं। तो उर्वशी बोल रही है। महाकाव्य का नाम भी उर्वशी है और उर्वशी बोलती है, तीसरे खंड से ही है। यह हिला रहे हो। और ये देखिए, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। फिर अगला है अभिनव मनुष्य। तो कुरुक्षेत्र काव्य के अंतिम सर्ग से उद्गृत इस रचना में आधुनिक मनुष्य की भौतिक उन्नति की विडंबना की ओर संकेत किया गया है, जो हार्दिक और आध्यात्मिक विकास के अभाव में अभिशाप बन गई है। धरती पर रहना था तो धरती के मनुष्यों को आत्मीयता के घेरे में समेट लेना ही अभिनव मनुष्य की वास्तविक जय यात्रा है। यह कविता है। यह कुरुक्षेत्र का अंतिम सर्ग है। पढ़ूंगी नहीं, पूरा बड़ा हो जाएगा, कई बार मैंने बताया है, लेकिन पढ़ना चाहिए। ऐसा थोड़ी एक वीडियो में नहीं पढ़ूंगी तो मैं पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि छोटा वीडियो तो लोग देखते ही नहीं हैं, तो बड़ा क्या देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, पूछा हुआ है टेट में एक बार, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे तजकर मोह स्मृति के पार। कुरुक्षेत्र से लिया गया। और अगली कविता है चांद और कवि। तो यहाँ चांद और कवि के संवाद में चांद मनुष्यों की क्षणिक भावुकता और कल्पना जीवी प्रकृति पर व्यंग करता है। कवि की रागिनी आज के नए मनुष्यों के स्वप्न की शक्ति और उनको साकार करने की उसकी क्षमता का उल्लेख कर इस व्यंग का उत्तर देती है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मन को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है बुलबुला जल का,
आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है। अच्छी, बहुत सुंदर कविता ये भी है, पढ़ लीजिएगा आप जरूर। इसका मैं अलग से शार्ट बनाऊंगी। तो यह है सामधेनी काव्य संग्रह से लिया गया है। चांद और कवि। और कुछ अनुकरणीय लाइनें देखिए। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, उद्दाम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तृण, आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का। फिर ये प्रश्नोत्तर हैं। किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। जन्म 1908 में, मृत्यु 1974 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी पर मिला था। 1952 में नियुक्ति गया राज्यसभा का सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको। काव्य भाषा खड़ी बोली है, पुरूरवा दिनकर का है। अभिनव मनुष्य किससे लिया गया है? तो अभिनव मनुष्य से लिया गया है सामधेनी से, कुरुक्षेत्र नहीं। तो चांद, अभिनव मनुष्य लिया गया कुरुक्षेत्र से, अभिनव मनुष्य। चांद और कवि किस कविता संग्रह में है? तो सामधेनी में है। और यह प्रश्न है, छायावादोत्तर काल के कुरुक्षेत्र के काव्य के रचयिता के नाम? तो रामधारी सिंह दिनकर। महाकाव्य उर्वशी। रश्मिरथी कैसा काव्य है? तो रश्मिरथी क्या है? कर्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। उर्वशी महाकाव्य है। दिनकर जी ने कौन सी प्रमुख शैली का प्रयोग किया है? तो मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। देखिए, मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। फिर क्या है? काव्य की दो भाव पक्षी विशेषताएं लिखी हैं। तो भाव पक्षी विशेषताएं क्या हैं इनकी? कविता में अनुभूति और अभिव्यक्ति का सुंदर समन्वय है, और राष्ट्रीय विचारधारा के कवि हैं ये। जागृत पुरुषार्थ के कवि हैं ये। शांति प्रियता की आड़ और अहिंसा की आड़ में फैलने वाली निर्भीयता और अकर्मता को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए घातक मानते हैं। तो यह थे कुछ प्रश्नोत्तर। आशा कर रहे हैं अभी और हैं बड़े बड़े प्रश्न। अगर आप चाहें तो इस सबको लिखिए और कहीं से खोज के किताबों से इन सब का उत्तर लिखने का प्रयास करिए। हैंड राइटिंग सुंदर होगी, मात्राएं सुंदर होंगी, और उत्तर तो खैर याद होंगे तो होंगे ही। फेनांसुक देह रूपी वस्त्र, प्रदीप्त मने प्रकाशित, उर्मियों मने लहरों। अमर वर्ती यानी सर्प के फन पर लगा हुआ तिलक जो बत्ती जैसा दिखता है। समुन्नत मने उच्च, तुर्य शंख तुरही। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।